दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी बेशरम बहू। ये कहानी का पार्ट 16 है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसके पिछले सारे पार्ट्स चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग वहां से जाके शुरू से कहानी को देख सकते हो। पार्ट 15 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। ईशिता और राघव के बीच गलतफहमियां खत्म होकर उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। राघव ने अपने प्यार को दिल में दबाकर ईशिता की इज्जत और मर्यादा को सबसे ऊपर रखा। वहीं ईशिता भी राघव के साथ रहते हुए आत्मविश्वासी और मजबूत बन गई। लेकिन उनकी बढ़ती नज़दीकियों को कुसुम की आंखों में चुभने लगी। बदला लेने के लिए कुसुम ने चाल चलकर कमला के मन में घर के वारिस की चाह जगा दी, जिससे अब ईशिता की जिंदगी में नया तूफान आने वाला था। अब कहानी में आगे विनोद ने अपनी माँ को अपनी सहमति व्यक्त की और वो सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। पर्दे के पीछे खड़ी कुसुम उन दोनों की बात को सुन सुनकर मजा लेती रही। विनोद जैसे ही अपने रूम में गया तो उसने देखा कि ईशिता सानवी को सुलाने का प्रयास कर रही थी। तभी विनोद ईशिता के पास गया और उसने ईशिता से कहा कि तुम्हारा मन अगर इस खिलौने से भर गया हो तो हम अपने लिए दूसरे खिलौने के बारे में सोचें, जिससे कुछ पल बैठकर मैं भी खेल सकूं। ईशिता ये तो समझ गई थी कि विनोद दूसरे बच्चा पैदा करने की बात कर रहा है, पर वो बच्चों को खिलौना बोल रहा है। इस बात से ईशिता को बहुत गुस्सा आया और उसने पलटकर विनोद को जवाब दिया कि क्यों, जब आपके माँ बाप का मन आपको खेलने से भर गया था तब आपके माँ बाप ने राघव को पैदा करने का सोचा था। और इतना सुनकर आज विनोद का हाथ ईशिता पर उठ गया और ईशिता बेड से थोड़ा दूर जाकर गिर गई। ईशिता ने सानवी को गोद में लिया हुआ था, पर उसने सानवी को गिरने से बचा लिया था। पर थप्पड़ की आवाज़ से सानवी की नींद टूट गई थी और वो जोर जोर से रोने लगी, जिस पर विनोद का गुस्सा और बढ़ने लगा। विनोद का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था और ईशिता भी थप्पड़ खाकर थोड़ा विनोद से डर गई थी। तो उसने जल्दी से सानवी को चुप कराया कि कहीं विनोद सानवी को भी अपने गुस्से का शिकार न बना ले, क्योंकि उसने तो कभी भी सानवी को अपनी औलाद माना ही नहीं। विनोद दूर खड़ा सानवी को चुप होने का इंतजार करने लगा और जैसे ही सानवी दोबारा सो गई तो विनोद ने ईशिता का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर लिटा दिया और जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर ईशिता ने विनोद को रोकने की कोशिश की, पर वो एक मर्द के अहम के आगे नाकाम रही और विनोद ने अपनी मनमानी कर ली। शायद वो ईशिता को ये करके कुछ बताना चाहता था कि वो जो भी चाहता है ईशिता से, उसके लिए उसे ईशिता की सहमति की ज़रूरत नहीं है। उसने जैसे ही अपनी मनमानी कर ली, वो ईशिता से दूर जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि जैसे मुझे तेरे साथ संबंध बनाने से कोई तो क्या तू खुद नहीं रोक पाई, वैसे ही मुझे तेरे साथ दूसरा बच्चा पैदा करने से भी तू नहीं रोक पाएगी। और ये पति पत्नी का मामला है, इसमें कोई चाहे भी तो नहीं बोल सकता है। और तू मेरी पत्नी है, मैं जो कहूँ तुझे मानना ही होगा, चाहे तेरा मन हो या ना हो। और जो तेरे साथ आज हुआ है ना, वो तब तक तेरे साथ होगा जब तक तू मुझे एक वारिस नहीं दे देती। और फिर विनोद बेड के दूसरे कोने पर जाकर सो गया। विनोद के ऐसे बर्ताव से ईशिता के अंदर जितना भी आत्मविश्वास और हिम्मत थी, सब कुछ बिखर के रह गया था, क्योंकि आज ईशिता ने वो दर्द सहा था जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। लोग अपने पति में अपना रक्षक ढूंढते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया हर छोटी बड़ी लड़की को नोच खाना चाहती है। लेकिन लड़कियों के साथ कभी पिता तो कभी भाई तो कभी उसका हमसफर उसका पति होता है। पर जब पति ही
वो बाहरी दरिंदे निकले तो औरत का सिर्फ स्वाभिमान ही नहीं बल्कि खुद औरत ही टूटकर बिखर जाती है, जो इस वक्त ईशिता हो चुकी थी। क्या अब ईशिता को अपने लिए सही कदम उठा लेना चाहिए था? क्या उसे अब अपनी आंखों से पवित्रता धर्म की पट्टी खोल लेनी चाहिए थी? क्या अब उसे अपने पति के अनचाहे प्रेम को त्याग देना चाहिए था? आइए जानते हैं कहानी में ईशिता अब क्या फैसला लेती है। अगली सुबह रोज की तरह ही ईशिता वक्त से पहले उठकर नहा धोकर अपने दर्द को अपने कमरे के अंदर छोड़कर बाहर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर काम के लिए चली गई। सब नाश्ता कर रहे थे, साथ ही राघव भी बैठा हुआ था, पर आज ईशिता राघव से अपनी नजरें चुरा रही थी और ये बात राघव को समझने में देर नहीं लगी कि कोई तो बात है जो ईशिता उससे छुपाने की कोशिश कर रही है। ईशिता राघव को भी बहुत अच्छे से जानती थी। अगर राघव को इस बात का पता चला कि विनोद ने कल रात ईशिता के साथ क्या किया है तो राघव कहीं अपने बड़े भाई की जान ही न ले ले। इसीलिए वो अपना चेहरा राघव से छिपाती फिर रही थी, क्योंकि कल रात जो थप्पड़ विनोद ने ईशिता के चेहरे पर मारा था उसके निशान अभी तक ईशिता के चेहरे पर थे, जो सिर्फ कुसुम को ही साफ साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये पूरी आग कुसुम की ही लगाई हुई थी। राघव ईशिता के इस बर्ताव से अब परेशान हो गया था और वो अब ईशिता से बात करने का मौका देखने लगा, जो उसे सबके अपने काम पर चले जाने के बाद से मिल भी गया। ईशिता सानवी को लेकर बाहर बैठी हुई थी, तभी पीछे से राघव आया और वो ईशिता के सामने आकर बैठ गया। ईशिता एकदम से राघव को अपने सामने देखकर डर गई। वो राघव से अपना चेहरे को छुपाने की कोशिश करने लगी। राघव भी अब समझ गया था कोई तो बात पक्का है जो ईशिता उससे छुपा रही है, और ईशिता इतनी आसानी से वो बात राघव को बताएगी भी नहीं। इसीलिए राघव ने अचानक ही ईशिता के पीछे देखकर कहा, अरे विनोद भैया आप यहाँ। और तभी घबराकर ईशिता का आंचल उसके हाथ से छूट गया और राघव ने ईशिता का चेहरा अपनी तरफ करके उस निशान को देख लिया जिसे वो राघव से छुपाने की कोशिश कर रही थी। निशान देखकर राघव का जो दिमाग खराब हुआ, वो पास रखे गमले को इतनी जोर से लात मारा कि मिट्टी से भरा गमला दूर जाकर टूट गया। और ये देखकर ईशिता बहुत घबरा गई। राघव ने ईशिता से बहुत गुस्से से पूछा कि ये किसने किया है ईशी, नाम बताओ उसका। अगर ये हरकत मेरी माँ ने भी की होगी तो आज से ये राघव उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा। ईशी नाम बोलो, किसने किया है ये? ईशिता जो नहीं चाहती थी वही हुआ। राघव गुस्से से आग बबूला हो गया था और वो ये भी जानती थी कि अगर उसने विनोद का नाम लिया तो आज राघव अपने भाई का ही खून कर देगा। इसीलिए ईशिता राघव को शांत कराने की कोशिश करने लगी। ईशिता की जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, राघव के गुस्से को ठंडा करने के बाद तब ईशिता ने पास एक ही रास्ता बचा। उसने राघव को अपनी कसम देकर चुप करा दिया, जिस पर राघव चुप होकर बैठ गया, पर अब उसकी आंखों में एक छोटे बच्चे की तरह आंसू लगातार गिरने लगे। ये देखकर ईशिता की भी आंखों में आंसू छलक पड़े और उसने अपने हाथों से राघव के आंसू पोंछे। राघव ईशिता की कसम देने की वजह से थोड़ा सा ईशिता से नाराज हो गया था, इसीलिए वो ईशिता को खुद को हाथ लगाने नहीं दे रहा था। पर ईशिता बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे राघव को कैसे मनाना है, और फिर ईशिता अपने घुटनों पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़कर राघव से माफ़ी मांगने लगी। और ईशिता से पागलों की तरह प्यार करने वाला राघव तुरंत ही मान गया और उसने ईशिता को उठाकर अपने बगल में बैठा लिया। फिर राघव जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तब ईशिता ने कल रात की पूरी बात राघव को बताई, जिससे राघव को अपने भाई पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो ईशिता की कसम की वजह से चुप रहा। पर उसने ईशिता से पूछा कि तुम क्या करोगी? तब ईशिता ने कहा कि वही जो मेरे पति विनोद चाहते हैं मुझसे। ये सुनकर अब राघव से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह ईशिता पर चिल्ला उठा कि तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी।
मैं तो तुमसे ये उम्मीद कर रहा था कि तुम अभी इसी वक्त मुझे पुलिस थाने चलने के लिए कहोगी और अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओगी, पर तुम तो पता नहीं क्या बेवकूफ़ी कर रही हो इसी। ये तुम सिर्फ अपने साथ ही नहीं बल्कि अपनी मासूम बच्ची सानवी के साथ भी गलत कर रही हो, क्योंकि आज अगर तुमने इस दरिंदे को नहीं रोका तो यही दरिंदा कल को तुम्हारी लड़की के सामने तुम्हें नंगा कर देगा। तब भी क्या तुम इस इंसान को माफ़ कर दोगी? मुझे पता है इसी कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो, पर प्यार में कुर्बानी देना अलग बात होती है और अत्याचार सहना अलग बात होती है। तभी ईशिता ने कहा कि मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बच्ची सानवी के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि कल विनोद ने मुझे ये भी कहा कि अगर मैं सीधी तरह से उनकी बात नहीं मानती हूँ तो वो मुझे तलाक दे देंगे। फिर मेरा या मेरी बच्ची का क्या होगा राघव? मैं तो अपने साथ जो भी होगा वो बर्दाश्त कर लूँगी, पर मेरी बच्ची का जीवन तो बिना बाप के बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं अपनी फूल सी बच्ची पर सौतेले बाप का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। और वैसे भी विनोद क्या गलत कह रहे हैं? वो मुझसे एक बच्चा ही तो चाहते हैं, जैसे मेरे पास सानवी है मेरे सुख दुख के लिए। वैसे ही अगर मैंने उनको एक लड़का दे दिया तो वो भी उसके साथ खुश रहा करेंगे, और हो सकता है कि लड़का हो जाने के बाद विनोद के दिल में मेरे लिए कोई जगह बन जाए। तभी राघव ने कहा कि अगर लड़का मिल जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे विनोद ने तलाक दे दिया तो? ईशिता ने हैरान होकर कहा कि अरे, जब मैं उन्हें लड़का दे दूंगी तो वो तलाक क्यों देंगे? तब राघव ने कहा कि जब तक किसी से किसी की ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती तब तक वो उसका साथ रहता है, और एक बार अगर किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर लोग उसे अपनी ज़िंदगी से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। ईशिता के पास राघव के इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो चुप होकर अपनी निगाहें नीचे कर ली। फिर राघव ने ईशिता से कहा कि तुम प्यार में कैसे इतनी अंधी हो सकती हो ईशी, कि सही और गलत के बीच का फ़र्क ही भूल जाओ पूरी तरह से। और कल को तुम जब विनोद भाई को एक बेटा नहीं दे पाई तब कभी सोचा है तब क्या होगा तुम्हारे साथ? राघव ने ईशिता से ये भी कहा कि तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारी ज़िंदगी में विनोद के बाद जो भी इंसान आएगा वो विनोद जैसा ही होगा। वो विनोद से अच्छा भी तो हो सकता है, जो तुम्हें समझे, तुमसे प्यार करे। और फिर कभी कभी सौतेले बाप भी सगे बाप से अच्छा निकल जाता है। और वैसे भी सानवी तो विनोद की सगी बेटी है, या फिर वो सानवी का सगा बाप है, और सानवी के पैदा होने से लेकर आज तक उसने कौन सा फ़र्ज निभा दिया है। और चलो, अगर तुम्हें दूसरे रिश्ते में नहीं बंधना है तो कोई बात नहीं, पर तुमने ही मुझे बताया था कि तुम शादी से पहले नौकरी करती थी, वो भी बैंक मैनेजर के पद में। फिर तुम विनोद से अलग होकर भी तो दोबारा से नौकरी कर सकती हो। ईशिता ने कहा कि मुझे पता है राघव कि आगे मेरे साथ क्या होगा, पर मैं अभी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और बात रही मैं सही और गलत के बीच के फ़र्क को जानते हुए भी ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो मैं विनोद से बहुत प्यार करती हूँ, और ये बात तुमसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है, क्योंकि मैं भी तो एक शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे सगे बड़े भाई की पत्नी हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। इन सब के बावजूद भी तो तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो, जबकि तुम जानते हो कि भाभी माँ समान होती है। उसके बाद भी तो तुम अपनी भाभी से प्यार करते हो, तो फिर तुम मुझे कैसे गलत कह सकते हो? जब किसी को किसी से पागलों की तरह प्यार हो जाता है ना, तो वो सच को सामने देखते हुए भी उस इंसान के लिए सच से मुंह मोड़ लेता है। और मैं भी अभी उसी रास्ते में हूँ जहाँ मुझे सच पता होने के बाद भी मैं कुछ नहीं करना चाहती। और बात रही नौकरी करने की, तो मैं नौकरी करके सानवी को शायद एक अच्छी ज़िंदगी तो दे सकती हूँ, पर मैं उनकी ज़िंदगी में उसके बाप की कमी को कभी भी पूरा नहीं कर सकती हूँ। और विनोद अपना फ़र्ज और सानवी का हक का प्यार उसे नहीं
नहीं करता, इसमें मेरी बच्ची सानवी का क्या गलती है? वो तो अपने पापा को अपने हिस्से का प्यार करेगी और मैं अपनी बेटी से उसका ये अधिकार नहीं छीन सकती। ईशिता की बात सुनकर राघव समझ गया था कि ईशिता को इस वक्त समझाना बिल्कुल पत्थर पर सिर मारने जैसा होगा, क्योंकि ईशिता अभी कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। इसीलिए वो जब खुद ठोकर खाकर गिरेगी तभी वो खुद को संभाल सकती है। इसीलिए इसे वक्त के हवाले ही कर देना ही बेहतर होगा। और फिर राघव ने भी चुपचाप ईशिता की बात में अपनी झूठी सहमति जता दी। वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जहाँ से हम खड़े होकर देखते हैं वहाँ से हमें रास्ते के अंत में खाई दिखाई देती है। जो इंसान इस रास्ते पे चल रहा होता है वो उस खाई को नहीं देख पाता और हम लाख कोशिश करते हैं उसे समझाने की, उसे रोकने की, उसे सच दिखाने की, पर वो हमारी किसी भी बात को नहीं सुनता। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए हमें कभी कभी अपना प्रयास करना छोड़ देना चाहिए और वक्त के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि जब वक्त किसी को समझाता है ना, तब कोई चाह कर भी उस रास्ते में जाने से डरता है, क्योंकि कभी कभी खुद गिरकर चोट खाने का दर्द इंसान को सही और गलत रास्ते की पहचान करा देता है। राघव को ईशिता का ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं लगा, पर वो जानता था कि वो कितना भी कोशिश कर ले पर वो ईशिता की मानसिकता को नहीं बदल सकता। अगर कोई इस मानसिकता को बदल सकता है तो वो खुद ईशिता ही थी। और इसीलिए राघव ने भी ईशिता के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि हो सकता है कि उसके कहने पर एक बार ईशिता अपना फैसला बदल ले, पर वो दिल से कभी भी विनोद को नहीं निकाल पाएगी। इसीलिए जब तक खुद ईशिता विनोद से अलग होने का फैसला नहीं कर लेती तब तक मेरा चुप रहना ही सही होगा। फिर ईशिता ने विनोद और अपनी सास की बात मान ली और दूसरे बच्चे की सहमति भी दे दी। ईशिता के लड़का पैदा करने की चाल जो कुसुम ने चली थी उसमें कुसुम का क्या फायदा होने वाला था, और ईशिता अगर अपने घर को एक वारिस दे देती है तो ईशिता का ही फायदा था। उसे तो फिर पूरा घर और साथ ही विनोद भी मानने लगता, तो फिर कुसुम ईशिता से बदला कैसे लेती? अब कुसुम की ये चाल क्यों थी और ये तो अब कुसुम ही जानती थी। धीरे धीरे समय बीता। 2 महीने बाद पता चला कि ईशिता पेट से है। ये खबर सुनकर पूरे घर में रौनक आ गई, साथ ही ईशिता के चेहरे पर भी। और पर राघव इस बात से बहुत दुखी था, पर ईशिता की खुशी में वो भी खुश था। विनोद का बर्ताव ईशिता के लिए दूसरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर भी वैसा ही था। उसने ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया, पर ईशिता को अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद जिस दिन विनोद के हाथों में उसकी जन्मी औलाद एक बेटा के रूप में हो तब वो मुझे सीने से लगा लेंगे। और इसी ख्वाब में वो अपना बहुत ध्यान रखने लगी। और देखते ही देखते ईशिता को गर्भवती हुए 3 महीने हो चुके थे, और तभी एक दिन कमला जी ने ईशिता को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा। ईशिता ने अपनी सास से कहा कि उसने अपनी मंथली चेकअप करवा ली है, पर फिर भी कमला जी ने ईशिता की एक नहीं सुनी और वो ईशिता को लेकर अस्पताल पहुंच गईं। अस्पताल जाकर ईशिता का फिर से चेकअप हुआ और कमला जी ने डॉक्टर से अकेले में बात करने के लिए गईं। ईशिता को बाहर टेबल पर बैठाकर डॉक्टर से बात करने के बाद कमला जी का चेहरा उतरा हुआ था और उन्होंने ईशिता से कोई भी बात नहीं की और चुपचाप आकर ऑटो में बैठ गईं। ये देखकर ईशिता बहुत परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्या बात है जिससे विनोद की माँ इतनी परेशान है। ईशिता ने कई बार कमला जी से पूछने का प्रयास किया, पर कमला जी मुंह में दही जमाकर बैठी रहीं। थोड़ी देर में घर आ गया और कमला जी ने विनोद को फ़ोन करके तुरंत घर आने को कहा। ये सुनकर ईशिता के साथ साथ पूरा घर भी परेशान हो गया। पर इसी बीच घर पे राघव नहीं था। उसे जॉब इंटरव्यू के लिए शहर से बाहर जाना था। शायद उसका ना होना ईशिता के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बनने वाला था।
विनोद के आने के बाद कमला जी अपने बेटे विनोद से गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। विनोद ने अपनी अपनी माँ से बड़ी ही गंभीरता से पूछा कि क्या बात है माँ, आप क्यों रो रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? तब कमला जी ने सिसकियाँ भरते हुए कहा कि विनोद, इस बार भी इसके पेट में लड़की है, इस घर का कुल नहीं। ये सुनकर तो इशिता के कदमों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विनोद और उसकी सास एक लड़के के चक्कर में इतना नीचे गिर जाएंगे। इशिता को तो अपनी सास की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इशिता के पेट में क्या है ये बात इशिता को नहीं पता, पर इशिता की सास को ये बात पता है, और अब शायद पूरे घर को। विनोद अपनी माँ की बात सुनकर पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। कमला जी भी अपने बेटे को बड़े अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो भी बार बार रो रो कर कहने लगी कि अब हम इसका क्या करेंगे। शायद कमला जी के मन में कुछ था जिसे वो खुद ना कहकर अपने बेटे से कहलवाना चाहती थी। इशिता अब बहुत घबरा गई थी कि विनोद अब क्या फैसला लेने वाला है। वो ये तो बहुत अच्छे से जानती थी कि विनोद एक दूसरी बेटी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहीं तभी विनोद ने एक लंबी सांस ली और खड़े होकर कहा कि माँ, कल ही आप डॉक्टर के पास जाकर एबॉर्शन की डेट फाइनल कीजिए। और इशिता की तरह घूरते हुए उसने कहा कि मुझे एक बेटा चाहिए, दूसरा बोझ नहीं। और फिर कुसुम साथ ही कमला जी मन ही मन मुस्कुरा बैठी। पर दादी और इशिता की तो जैसे किसी ने जान ही निकाल ली हो। इशिता भागकर दादी के पास गई और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि दादी, आप विनोद से बात करिए ना कि मैं अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती, वो मेरा अंश है। अगर बेटी हुई तो क्या हुआ, आखिर उसमें भी तो मेरा ही खून है। 3 महीने से मैंने इसे अपने अंदर संभाल के रखा हुआ है कि उसे गलती से भी कोई चोट न लगे, और अब विनोद चाहता है कि मैं उसके ऊपर कैंची चाकू चलवाकर उसकी हत्या कर दूं। नहीं दादी नहीं, मैं माँ होकर ये नहीं कर सकती अपनी औलाद के साथ। और बच्चे का लिंग पता करना एक जुर्म है, और विनोद तो पेशे से एक वकील हैं, फिर वो इतनी बड़ी जुर्म कैसे कर सकते हैं। दादी के पास इशिता के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपना सिर नीचे करके बस इतना ही कहा कि अक्सर सही का ज्ञान देने वाले लोग ही असली ज्ञान से कोसों दूर होते हैं मेरी बच्ची। और मेरी बच्ची, जब मैं भरी जवानी में अपनी मदद नहीं कर पाई तो इस कंकाल सा शरीर लेकर तेरी क्या ही मदद कर पाऊंगी। पर तेरी मदद तू खुद कर सकती है अगर तू चाहे तो। पर फिर दादी भी वहाँ से चली गईं और इशिता अभी भी वहीं बैठी रोती रही। और उसे आज राघव की बड़ी याद आ रही थी। उसे लग रहा था काश आज राघव उसके पास होता तो वो अपनी ईसी की कुछ ना कुछ करके मदद जरूर करता। पर अब क्या होगा। और यही सोचते सोचते इशिता पूरी रात भूखी प्यासी अपने पेट में पल रही बच्ची को अपने हाथों से छिपाती हुई अकेली डरी सी बैठी रही। सुबह की नई किरण अपने साथ नया दिन और नई ताजगी की तरह इशिता के सामने खड़ी थी। पर इशिता की आंखों में अपने बच्ची को खो देने का गम बहुत ज़्यादा था। वो पूरी रात रोने से अपनी सूजी हुई आंखों से साफ दिखाई दे रहा था। तभी इशिता के कंधे पर पीछे से एक हाथ आया, और जब इशिता ने पलट कर देखा तो वो कुसुम का था। इशिता को थोड़ी उम्मीद हुई कि शायद कुसुम उसकी कोई मदद कर सके, पर जिसने ही पूरी आग लगाई हो वो भला उस आग में पानी का काम क्यों डालेगी। पर इस बात से अनजान इशिता कुसुम के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और उससे कहने लगी कि दीदी, मेरी कोई मदद कर दीजिए। आप भी तो एक लड़का और एक लड़की की माँ हैं। फिर आप बताइए कि कोई माँ अपने बच्चों में फ़र्क कैसे कर सकती है। इशिता की ये पीड़ा देखकर कुसुम की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं आई, बल्कि उसने तो इशिता को और भी ज़्यादा डरा दिया कि वैसे इशिता, मेरी बात मानो तो तुम्हें अपने पति की बात सुननी चाहिए, क्योंकि औलाद भी पति से होता है।
औलाद से पति नहीं, और तुम तो अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हो। कहीं तुमने उनकी बात न मानी तो ये बच्ची न गिरवाई तो कहीं वो तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी ना कर ले, तब क्या करोगी तुम? और फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे पति ने तुम्हें एक औलाद तो बेटी रखने को दी ना, उसमें तो कोई जांच नहीं करवाई। और फिर तुम भी तो जानती हो कि आजकल महंगाई कितनी है और एक औलाद को पालना ही कितना मुश्किल है। और फिर ऊपर से लड़की, उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी का खर्च, ऊपर से दहेज। अरे एक बेचारा आदमी कैसे इतना खर्च उठा पाएगा? और बच्चा गिराना तो आजकल आम बात है। इसीलिए मेरी मानो तो चुपचाप जाकर अपनी सास के साथ इस बच्ची को गिरवा दो, इसी में तुम्हारी और इस घर की भलाई है। और फिर इतना कहकर कुसुम वहाँ से चली गई। अब इशिता के बच्चा पैदा करने से लेकर उसका बच्चा गिराने तक की प्रक्रिया में कुसुम का क्या फ़ायदा था, ये अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। इशिता मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसे कुछ भी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी। और फिर जिस तरह से कुसुम ने उसे समझाया था तो उसे भी कुसुम की बात सही लगी और वो भी बच्चा गिराने के लिए मान गई। वो जल्दी से उठकर नहा धोकर अपनी सास के पास अस्पताल चलने के लिए हाँ बोल दी, जिसके बाद कमला जी को तो बड़ी शांति मिली और डॉक्टर से फ़ोन पर बात करके वो इशिता को लेकर अस्पताल भी पहुंच गई। पर अभी भी इशिता का मन इस फैसले को नहीं मान रहा था और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही थीं, जिसे इशिता इधर उधर देखकर सबसे छुपाकर पोंछ रही थी। तभी डॉक्टर ने इशिता का चेकअप किया और उसने इशिता की सूजी हुई आंखों को देखकर इशिता से पूछा कि क्या तुम अपनी मर्जी से ये अबॉर्शन करवाना चाहती हो या तुम पर किसी का कोई दबाव है? तभी इशिता ने अपनी सास की तरफ देखा और कमला जी ने इशिता को घूर कर देखा। फिर इशिता ने बात संभालते हुए कहा कि भला कौन माँ अपनी औलाद को मारने की मर्जी रखेगी, पर औलाद जब बार बार बेटी हो तो फिर उसे मारना ही पड़ता है एक बेटे के लिए। और फिर इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप अपनी प्रोसेस चालू कर सकती हैं, मैं ठीक हूँ। फिर कुछ ही देर में इशिता का अबॉर्शन भी हो गया और उसे 1-2 दिन बाद अस्पताल से घर में शिफ्ट कर दिया गया। इशिता के रूम में कोई भी उसका हाल चाल या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, या फिर उसकी बेटी सानवी कैसी है, ये जानने के लिए कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि अबॉर्शन के बाद इशिता शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और मानसिक तो वो अपनी बच्ची को खोकर हो ही चुकी थी। बस एक पूरे घर में दादी को इशिता की चिंता थी, पर उम्र ज़्यादा होने की वजह से वो इशिता के रूम तक सीढ़ियों चढ़ नहीं सकती थी। इसीलिए उन्होंने कुसुम से कहकर सानवी को अपने पास अपने कमरे में बुला लिया था, जिससे वो इशिता की तो नहीं पर सानवी की तो देखभाल कर सकती थी। इशिता अब पूरे टाइम बिस्तर पर अकेली ही लेटी रहती थी। ना उसे कोई खाना पूछता था और ना ही उसे कोई पानी। उसे अब रह रह कर राघव की बहुत याद आ रही थी कि आखिरी बार जब इशिता को सिर्फ बुखार ही आया था तब राघव ने उसका कितना ध्यान रखा था, और आज जब इशिता ने आधी जान बची है तो राघव उसे देखने के लिए भी उसके पास नहीं है। राघव जो घर से अपने जॉब इंटरव्यू के लिए गया था तब इशिता का दूसरा महीना पूरा हो चुका था, तो सब और खुद इशिता भी अपना बहुत ध्यान रख रही थी। इसीलिए राघव भी अपने भविष्य को बनाने के लिए चला गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ और उसका बड़ा भाई इतने नीचे तक गिर सकते हैं, वरना वो इशिता को कभी भी इस हाल में छोड़कर नहीं जाता। पर राघव भी बेचारा क्या कर सकता है जब इशिता ही कुछ करना ही नहीं चाहती थी। इशिता को अब घर आए 10 दिन हो चुके थे और वो हर दिन बस राघव के वापस लौट आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि विनोद से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी इशिता को। वो हर बार की तरह रूम में
होकर भी नहीं होता था। पर एक दिन अचानक से राघव का फ़ोन उसके घर आया और वो फ़ोन कुसुम ने उठा लिया और उससे राघव ने जो कहा उसका फ़ायदा कुसुम ने खूब उठाया और ये खबर सबसे पहले कुसुम ने ही जाकर ईशिता को बताया, जिसे सुनकर टूटी ई ईशिता और भी ज़्यादा टूट गई। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ।